हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा था उसको डिस्कस कर रहे थे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को, कंपन स्पेक्ट्रम को। तो कंपन स्पेक्ट्रम में हम लोग एक कंक्लूजन तक पहुंचे थे। हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो कंपन स्पेक्ट्रम होता है या कोई भी मॉलिक्यूल है, हम लोग डायोटमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे थे, द्विपरमाणु अणु। और द्विपरमाणु अणु जो था उसमें हमने बोला था कि चलो दो परमाणुओं का अणु है, कोई M1 और M2 डायटमिक मॉलिक्यूल, उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होती है। क्या होता है, वो कंपन करता है तो बीच की जो बंद लंबाई है वो चेंज तो होगी। नॉर्मल कंडीशन में इसकी R0 होती है लंबाई, और जब टेम्परेचर ज़्यादा है या अलग है तो कंपन करेगा तो उसकी जो लेंथ है वो मैंने कुछ अलग मान ली, ये इनके बीच की लेंथ चेंज हो जाती है और वो मान लो स्मॉल r होगी। तो जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, r माइनस आर नोट, इतना चेंज हो गया। इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया था कि स्मॉल x चाहिए, इससे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो जब कंपन होता है तो इस मॉलिक्यूल के लिए, इस अणु के लिए हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया, और जो समीकरण मिला इसकी गति के लिए, इसकी मोशन के लिए, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिला था, d2x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मिला था, और यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर जो था वो था k/μ, इसके इक्वल आया था। अब ये जो इक्वेशन है ये इसके लिए आई है, डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए। लेकिन ये जो इक्वेशन है, कोई भी अगर पार्टिकल है वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्ती गति करता है, सरल दोलनी गति करता है, उसके लिए भी ये सेम इक्वेशन मिलती है। इसका मतलब है कि ये जो अपना सिस्टम है, अपना द्विपरमाणु अणु है जो डायटमिक मॉलिक्यूल है, वो भी सरल आवर्ती गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक हमने पहले पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसका मतलब है कि अब जो आगे की कैलकुलेशन, अगर आपको आइगन वैल्यू और आइगन मान चाहिए, आइगन वैल्यू और आइगन मान चाहिए, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे पहले कैलकुलेट किया था, सेम सारा डेरिवेशन उसी तरीके से कैलकुलेट करके हम, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है ना, वो भी उसको फॉलो करता था। अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसका आगे का कैलकुलेशन होगा आइगन फलन और आइगन मान, आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। वो कैसे करेंगे, जैसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में जैसे किया था वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। लेकिन वो पूरा डेरिवेशन दोबारा नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरा डेरिवेशन दोबारा करेंगे तो फिर से वही टॉपिक रिपीट हो गया, तो हमारे को वही सेम टॉपिक तो रिपीट करना नहीं है ना। तो हम लोग उसके डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो हमने इसका आइगन फंक्शन तो कैलकुलेट कर लिया था, लास्ट में मैंने आइगन फंक्शन लिख दिया था, और आइगन फंक्शन कुछ ऐसा आया था, आई थिंक ये d² प्लस 2m/h², m की जगह म्यू आ गया था, m की जगह म्यू लिख दिया था क्या मैंने, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने m की जगह म्यू लिखा था। चलो फिर भी ये 2μ, ऐसा इक्वेशन आया था, एक 2m/h² e माइनस v की जगह 1/2 म्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर x² इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसा इक्वेशन आया था जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोल रहे थे। इस मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन आया था। इसमें एक चीज़ चेंज होगी क्या, कि जो हमारा मास है, हम मास की जगह यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक पार्टिकल के लिए नहीं आया ये इक्वेशन, ये किसके लिए आया है, ये डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए आया है। मतलब दो परमाणुओं के पूरा जो सिस्टम बनता है ना, 2 एटम से, उस पूरे सिस्टम के लिए आया है। और उस पूरे सिस्टम का मास m1 या m2 नहीं है, उसका मास है कितना, म्यू, समानी द्रव्यमान रेडियस मास है। तो m जहां पर भी है उसको म्यू से रिप्लेस कर देंगे हम लोग, तो म्यू से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे भी m को म्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो d²ψ/dt² प्लस 2m/h², और ये m की जगह म्यू कर दो इसको, म्यू e माइनस 1/2 म्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर x² इक्वल्स टू 0। ये आ जाता है लास्ट में, श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाता है। ये किसके लिए, डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको सोल्व करके हम लोग साई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो इस पे फोकस नहीं किया गया, अभी हम लोग किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाकी अगर साई कैलकुलेट करना तो साई वही आएगा जो हमारे पास में वहाँ पर आया था, किसमें, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो बड़ा सा सॉल्यूशन आया था ना, वो सेम सॉल्यूशन आएगा। बट हम लोग वो कैलकुलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी इस पे फोकस नहीं करना चाहते, हम किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है साई वगैरह। तो ये आइगन
सॉरी ये क्या मिल गया आपको, ये श्रोडिंगर इक्वेशन मिल गया। इसको सोल्व करेंगे तो साई मिल जाएगा, आइगन फंक्शन मिल जाएगा और आइगन वैल्यू भी मिल जाएगा, आइगन मान भी मिल जाएगा। बट आइगन वैल्यू में डायरेक्ट, अब आइगन वैल्यू की बात करेंगे, आइगन फंक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में वो चीजें नहीं है डिस्कशन में। हम लोग आइगन मान का, आइगन वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो देखो एनर्जी का आइगन मान क्या मिलता है, अतः ये तो मिल ही गया था, अतः ऊर्जा का आइगन मान hence एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू का फॉर्मूला है, आपने पहले पढ़ा हो तो ये इस तरीके से आता था, En+1/2 h ν, ये आता था। इसका एक दूसरा फॉर्म ये भी होता था कि अगर हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई से डिवाइड कर दें, ऐसा कर दें, मतलब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कर दूँ, ये एनर्जी होता था। तो अगर हम लोग इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई से डिवाइड करते तो देखो En = n+1/2, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो संभावित ऊर्जा के मान है, पॉसिबल एनर्जी वैल्यू जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। एन का वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना जो मॉलिक्यूल है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका भी एनर्जी का फॉर्मूला यही मिलेगा। ठीक है, ये आ गया। मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 पाई से डिवाइड भी कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऐसा क्यों किया, इसको मैं दूसरा फॉर्म बनाना चाहता हूँ। सिंस अपने को एक चीज़ पता है कि h/2 पाई जो है उसको h कट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो 2 पाई न्यू है उसको ओमेगा लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो जो En है वो क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा n+1/2 और ये मिल गया h कट ओमेगा, ये फॉर्मूला मिल गया अपने को एनर्जी का। ये फॉर्मूला रख लो या ये फॉर्मूला रख लो, एक ही बात है। लेकिन ये n क्या होता है, n अलग अलग एनर्जी लेवल्स को शो कर रहा है। n = 0 सबसे कम एनर्जी वाला, फिर n 1, 2, 3 एनर्जी इंक्रीज हो जाती थी, अलग अलग एनर्जी लेवल्स को शो करता है। बट यहाँ पर एनर्जी लेवल किसके होंगे, कंपन ऊर्जा स्तर होंगे, क्योंकि कंपन के लिए कैलकुलेट करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को शो करेगा, n जो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को शो करता है। इसलिए यहाँ पे n को n नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं, v, ताकि ये पता चले कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है। v वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। v किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना। v का वैल्यू जो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, कंपन ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर, ठीक है, ये है। और v का जो वैल्यू है, v का वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज एच कट का आपका जानते हैं वैल्यू, ओमेगा जो है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और न्यू को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, जनरली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल देखोगे या कहीं पर भी जनरली दोनों के लिए ही आवृत्ति ही टर्म यूज लिया जाता है, कि दोनों को फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है। वैसे तो अलग अलग है लेकिन दोनों को फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है। तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा गिवन है, जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल आया और उसमें आवृत्ति का वैल्यू दे दिया कि ये है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ओमेगा है कि न्यू है। तो वो आपको यूनिट देख के पता करना होता है कि उसका मात्रक क्या दिया हुआ है। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, इसका होता है रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसका जो मात्रक होता है वो होता है, इसका होता है हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज या ये जो भी है, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, ये मतलब हर्ट्ज की टर्म्स में चलेगा। दूसरा या फिर इसका होता है ये पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, ये होता है। और जो ओमेगा है उसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका जो है, इसका मात्रक जो होता है रेडियन पर सेकंड होता है, इसका जो यूनिट है रेडियन पर सेकंड होगा, क्लियर है।
ये है, ये दोनों चीज़ें ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा काम में आती है। तो इसके बेस पे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब क्या हुआ, हमने पूरा टॉपिक क्या डिस्कस किया। हम एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि क्या हमारा जो कंक्लूजन निकला, क्या टॉपिक था। ये ऐसा है कि एक जो मॉलिक्यूल है M1 और M2 डायटमिक मॉलिक्यूल, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट केस की बात कर रहे हैं हम लोग। M1 और M2 दो परमाणुओं से मिलकर एक अणु बना हुआ है, डायटमिक मॉलिक्यूल है ये। तो इसके जो बॉन्ड की लेंथ है वो चेंज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एनर्जी मिलती है, पार्टिकल्स को, एटम्स को एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेंगे, कंपन करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, दोलन गति होगी, वाइब्रेशन होंगे। वाइब्रेशन अपने आप में ऑसिलेटरी मोशन है, तो ऑसिलेशन होगा, दोलन गति होगी, मतलब कंपन होगा। और जब कंपन होगा तो इस अणु का एक समीकरण निकाला हमने, ये जो कंपन किस तरीके से हो रहा है। तो जो इसका जो इक्वेशन आया, इसका जो समीकरण आया, वो समीकरण अपने पास में किस तरीके का आया, वो समीकरण आया ये ऐसा, जो कि एक दोलन गति का होता है, सरल आवर्ती दोलन गति जो होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी टाइप का इक्वेशन आया ये। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक का जैसा आइगन फंक्शन होता है, जैसा श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, और जैसे ऊर्जा के मान होते हैं, जैसे एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन फंक्शन, और जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन होगा, वो सेम इसके लिए भी होगा, अपने मॉलिक्यूल के लिए भी। तो हमने फिर डायरेक्ट काम में ले लिया कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन बना लिया, वैसा फंक्शन तो हमने कैलकुलेट किया नहीं क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। हमने डायरेक्ट एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट किए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सरल आवर्ती दोलन गति की, जो ऊर्जा के आइगन मान है, आइगन वैल्यूज है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड रहेगा, ठीक है। अब इसके ये अलग अलग, क्योंकि ये वाइब्रेशन के कारण है तो इसको n को v लिख दिया, तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को शो कर रहा है, कंपन ऊर्जा स्तर को शो कर रहा है। ये सबसे नीचे वाली एनर्जी लेवल है कंपन का, ये 1 2 3 ऐसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे। बाकी की चीज़ें मैंने बता दी। अब ऊर्जा के कुछ मान निकाल लेते हैं, ऊर्जा के आइगन मान, ऊर्जा के विभिन्न आइगन मान, ऊर्जा के आइगन मान, वो तो फॉर्मूला आ गया था अपने पास, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज जो है, जैसे हम सबसे पहले v = 0 के लिए बात करें, 8v = 0, v = 0 को शून्य बिंदु ऊर्जा भी बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, जब v = 0 शून्य बिंदु ऊर्जा भी बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं इसको। इस कंडीशन में देखो एनर्जी जो होगी E0, हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये E, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, EV = v + 1/2 h कट ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा, ओमेगा नोट जो चल रहा था ना वही है ये, हम लोग ओमेगा नोट लिख रहे थे क्या पहले, इसको ओमेगा नोट लिखा है तो ओमेगा नोट लिख लेना, ओमेगा लिखा है तो ओमेगा लिख लेना, एक ही बात है, वो जो भी है, मतलब जो एक ही तो काम में ले रहे हैं, ओमेगा या ओमेगा नोट जो भी है, तो वो ओमेगा नोट, चलो ओमेगा नोट लिख रहे थे तो ओमेगा नोट लिख लो इसको। तो 0 पॉइंट एनर्जी के लिए v का वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 + 1/2 h कट ओमेगा, तो ये क्या हो गया, h कट ओमेगा नॉट बाई 2। ये होगी सबसे कम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, है ना, मिनिमम एनर्जी। इसको शून्य बिंदु ऊर्जा भी बोलते हैं, इसको शून्य बिंदु ऊर्जा, शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब होगा सबसे कम एनर्जी होगी है, और उसके लिए v का वैल्यू कितना होगा, 0। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल में कि 0 पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करो। 0 पॉइंट एनर्जी मतलब शून्य बिंदु ऊर्जा, तो शून्य बिंदु ऊर्जा है, 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब कि आपको v का वैल्यू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। 8v = 1, v का वैल्यू 1 रख दो, तो आएगा 1 + 1/2 h कट ओमेगा नॉट, और ये कितना आ जाएगा, ये 3/2 h कट ओमेगा नॉट, ठीक है। 8v = 2, इस तरीके से चलता जाता है ये पहले भी हमने इस तरीके, v का वैल्यू 2 रख दो, तो 2 + 1/2, ये कितना आ गया, 5/2,
एच कैट ओमेगा नॉट। इस वे में सिंपली ये आगे चलता जाएगा 5/2 ये मिला कि आधा मिला, फिर 1.5 मिला, 2.5 मिला, 3.5, 4.5, इस तरीके से चलता जाएगा। 8v इक्वल्स टू 3, E3 इक्वल्स टू 3 + 1/2 एच कैट ओमेगा नॉट, और ये आ गया कितना 7/2 एच कैट ओमेगा नॉट। इस वे में ये चलता जाता है एनर्जी लेवल्स। तो मैं इसका एनर्जी लेवल्स का एक ग्राफ बनाता हूँ, मतलब जो एनर्जी लेवल्स को शो करते हैं हम लोग वो इस तरीके से करते हैं। ये हो गया, जिसने नहीं छापा है यहाँ पे पहुँच करके कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं इसका एनर्जी लेवल्स का वो बना रहा हूँ, एक एनर्जी लेवल्स 1 2 इस तरीके से मिल रहा है। ये v इक्वल्स टू 0, v1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ये यहाँ पर एनर्जी E0 मिली, जो कि क्या मिली एच कैट ओमेगा नॉट बाई 2, आधा एच कैट ओमेगा नॉट बाई 2। फिर E1 क्या मिला, E1 मिला 3/2 एच कैट ओमेगा नॉट। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी इस तरीके से मिलता था, क्योंकि सेम ही फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। E3 इक्वल्स टू 7/2 एच कैट ओमेगा नॉट। 7 के बाद में ये 3.5 हो गया, 3.5 4.5 आएगा, 4.5 मतलब 9/2 एच कैट ओमेगा नॉट, फिर 11/2 एच कैट ओमेगा नॉट। इस तरीके से चलता जाता है ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। अब ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स मिल गए। अब इन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जैसे ही अपना जो पार्टिकल है वो जाएगा तो क्या होगा, अपना जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, तो मान लो ऊपर वाले से नीचे वाले में जा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जो उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा, तो जो एमिशन होगा वो स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो वहां से क्या मिलता अपने को, क्योंकि कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच में संक्रमण हो रहा, मतलब कंपन ऊर्जा स्तर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहां से कौन सा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, कंपन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मिलता है। और यहां पर कहां से कहां तक जा सकता है, एक के अंतर से ही जा सकता है, मतलब या तो यहां से यहां आ सकता है, या फिर यहां से यहां आ सकता है, या फिर यहां से यहां जा सकता है, या यहां से यहां जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि यहां से यहां इसको जंप नहीं कर सकता, कंटिन्यू जा सकता है। तो मतलब एक का ही डिफरेंस हो सकता है। इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में संक्रमण जो होगा ना, मतलब या तो ये जो अपना मॉलिक्यूल है यहां से यहां जा सकता है, या यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब जंप नहीं कर सकता एक साथ। ऐसा नहीं कि यहां से यहां चला गया ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो या तो इन मतलब दो कॉन्टिन्यूअस जो है उन्हीं के बीच में संक्रमण हो सकता है। तो जो सिलेक्शन रूल जो बता रहा हूं मैं, वर्ण नियम बोलते हैं इसको। ये वाइब्रेशनल के लिए कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए वर्ण नियम है डेल्टा V इक्वल्स टू ±1। वर्ण नियम का देखो मतलब क्या है, सिलेक्शन रूल बोलते हैं, सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स क्या है ये, ±∆V, सॉरी ∆V इक्वल्स टू ±1। इसका मतलब है कि या तो यहां से यहां जा सकता है या यहां से यहां, मतलब एक का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहां से यहां गया तो एक का डिफरेंस आ गया ना, ये 0 1 एक का डिफरेंस आ गया। अगर तो यहां से एक सेकेंड, इस एनर्जी लेवल से डायरेक्ट यहां पे शिफ्ट नहीं हो सकता कि मतलब यहां पे मोशन कर रहा था फिर अचानक यहां पे चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना 2 का है। तो इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे संक्रमण ट्रांजिशन कभी पॉसिबल नहीं है। तो दो का या एक से ज्यादा का डिफरेंस कभी नहीं हो सकता। तो या तो जैसे यहां से यहां जाएगा या फिर यहां से यहां जाएगा, ये वापस भी आ सकता है। यहां से यहां गया तो क्या होगा, एक इंक्रीज हुआ तो +1 हो गया, लेकिन नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। या फिर यहां से यहां जा सकता है, या फिर यहां से यहां जा सकता है। इस तरीके से एक का डिफरेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहां से येलो यहां चला गया, या यहां से डायरेक्ट यहां चला गया, या यहां से यहां चला गया, ये पॉसिबल नहीं है। ये वाली चीजें पॉसिबल है ही नहीं।
ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना इधर से इधर आ सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें डिफरेंस कितना हो गया, -2 का हो गया। तो डिफरेंस जो है मतलब संक्रमण जो होता है केवल एक के अंतर से होगा। इसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल, कि कौन से ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर तक जाने की संभावनाएं हैं, ये कि कौन से पे ही जा सकता है, दूसरे पे नहीं जा सकता, तो केवल इस पे जा सकता है। जो ये रूल होता है इसको बोलते हैं सिलेक्शन रूल, वर्ण नियम, ठीक है, ये पॉसिबल है, क्लियर है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस, ये कितना है, आधा, डेढ़, एक का डिफरेंस हो गया 1 एच कट ओमेगा नॉट। इनके बीच में भी ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये 1.5 है, 2.5 है, ये 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है, ये 5.5। तो मतलब क्या है, एक एक का डिफरेंस है सबके बीच में, मतलब एच कट ओमेगा नॉट का डिफरेंस है सबके बीच में। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो कितना है, ये एच कट ओमेगा नॉट का डिफरेंस है दोनों के बीच में, एच कट ओमेगा नॉट का डिफरेंस है, एच कट ओमेगा नॉट, ठीक है। तो एच कट ओमेगा नॉट के बीच का डिफरेंस है, ये मिला। चलो ये चीज़ है भैया, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इतना ही है। इसके बाद में इसमें और भी होता है बहुत कुछ डिस्कस करने को, लेकिन आपके सिलेबस के वाइज इतना ही है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा तो अपने को पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी ट्रांजिशन होगा। अगर इससे इसमें जाएगा तो कितने का ट्रांजिशन होगा, 1 एच कट ओमेगा नॉट का, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो बता भी सकता हूँ, देखो दो ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स। और हम लोग जैसे कि अगर मान लो कि एक तो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक इससे आगे वाले में, मतलब एक तो मान लो v का कोई भी वैल्यू है, उससे एक आगे वाले में, इन दोनों में ऊर्जा का अंतर कितना होगा। तो अगर मान लो ऐसा है कि v एनर्जी लेवल है कोई, तो उसके लिए v वे ऊर्जा स्तर के लिए, v मतलब नंबर को शो कर रहा है ना, जैसे v मतलब 5 है तो 5वें ऊर्जा स्तर के लिए, तो फॉर वीथ एनर्जी लेवल, तो इसके लिए एनर्जी कितनी होगी, ई वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, v प्लस 1/2 एच कट ओमेगा नॉट, ये फॉर्मूला लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर मैं बोलूँ कि इसे जस्ट आगे वाले के लिए, क्योंकि जस्ट आगे वाले में ट्रांजिशन हो सकता है, तो v प्लस 1वें ऊर्जा स्तर के लिए और v प्लस 1 एनर्जी लेवल, इसके लिए बात करूं तो E आ जाएगा v प्लस 1 और ये आ जाएगा v की जगह v प्लस 1 रखो और ये प्लस 1/2 एच कट ओमेगा नॉट। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ, एनर्जी का डिफरेंस इसमें से ये माइनस कर दो, इतना एनर्जी का डिफरेंस हुआ। तो ऊर्जा अंतराल जो आया, ऊर्जा अंतराल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई बोल रहा हूँ मैं इसको, ये कितना आया, ई वी प्लस 1 माइनस ई वी, ये आ गया, तो ये आ गया वी, ये कितना हो गया 1 प्लस हाफ, ये 3/2 एच कट ओमेगा नॉट हो गया, माइनस वी प्लस हाफ एच कट ओमेगा नॉट, ठीक है, ये मिला। इसमें क्या हुआ, इसमें एच कट ओमेगा नॉट तो आ गया कॉमन, बाहर आ गया, इसमें v से v माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3/2 से 1/2 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3/2 माइनस 1/2 कितना बचा, 1.5 में से आधा गया तो 1 बचा, तो मतलब एच कट ओमेगा नॉट बचा, ये डेल्टा ई एनर्जी लेवल है,
इसका मतलब है कि जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा तो कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट होगी, या कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, एमिशन कितना होगा एनर्जी का, वो इतना होगा h का ओमेगा नॉट। वो तो वैसे भी पता चल रहा था, वैसे मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। ये भी बताया था ना कि एक से दूसरे में जाएगा तो डिफरेंस ही h का ओमेगा नॉट का ही है, तो इतनी ऊर्जा या तो एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा। तो ऊपर से नीचे आएगा तो एमिशन हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अवशोषण या उत्सर्जन वो तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, किस पे डिपेंड करता है वो। क्लियर है, ये मिला मुझे। ठीक है, ये डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच का ओमेगा नॉट मिल गया अपने को। क्लियर, चलो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कंप्लीट हो गया है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ये हमने ये किया कि दो मॉलिक्यूल है। अब तो हमने दो टाइप के स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, आणविक स्पेक्ट्रम में दो टाइप के पढ़े कि एक मॉलिक्यूल है उसमें रोटेशन भी हो सकता है, घूर्णन गति भी हो सकती है, या फिर वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशन भी हो सकता है। अगर केवल रोटेशन हो, केवल अगर अपने पास में ओनली रोटेशनल हो रहा है, घूर्णन हो रहा है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। फिर हमने बात की केवल कंपन हो रहा तब क्या होगा, उसके लिए भी हमने ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया कि ओनली अगर वाइब्रेशन होता तो ये फॉर्मूला मिलता है एनर्जी का। अब कभी भी ओनली एक सिंगल चीज नहीं होती है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों साथ में चलती हैं। तो अभी दोनों के बारे में बात करेंगे, मतलब रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों एक साथ हो तो कैसे होते हैं। तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा मतलब घूर्णन कंपन ऊर्जा, ये घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट उससे पहले मैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और इसके न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो बहुत आसान, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा, और इससे इजी न्यूमेरिकल कुछ हो भी नहीं सकता, इतना इजी न्यूमेरिकल है। क्लियर है, तो वो जो न्यूमेरिकल्स है मैं दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो आए हुए भी है एग्जाम्स में आपके, तो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो करवाऊंगा। फिर उसके बाद में हमने ये वाइब्रेशनल और जो दोनों का मिक्सचर है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, ओके।